हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में आज जो हम पढ़ने वाले हैं साउंडनेस टेस्ट के बारे में जो है पढ़ेंगे और हो सकता है जल्दी हो जाए। तो इसके बाद से जो है हम स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के बारे में भी जो है डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग साउंडनेस टेस्ट। तो पहले जो है एक बार से देख लेते हैं कि हम लोग जो है पिछले वाले लेक्चर में जो है क्या चीजें जो है डिस्कशन करी थी और कहाँ से जो है हमने पढ़ा था। ठीक है, ये जो है शुरू से हो गया है। तो देखिए हम लोग जो है पिछले वाले लेक्चर में इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में जो है हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट जो किया जाता है ये बिकार्ट ऑपरेटर्स के द्वारा जो है नीडल लगा करके और हम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए जो हम पानी की मात्रा लेते हैं वो 85% पानी की मात्रा होती है नॉर्मल कंसिस्टेंसी का। ठीक है, और इस पानी को जो है सीमेंट में मिला करके पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट को जो है मोल्ड में भर करके और हम जो है टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर में कैसे हम टेस्ट करते हैं ये सारा प्रोसीजर हमने देख लिया था। और यहाँ पे जो है लिखा गया है ओपीसी सीमेंट, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो उसके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट रहती है, और अगर क्विक सेटिंग सीमेंट है तो उसके लिए जो है इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 5 मिनट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 5 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम जो है यहाँ पे हम देखेंगे 30 मिनट होता है। तो इस क्विक सीमेंट को जो है हम हमें जहाँ पे यूज करना होता है डायरेक्टली हम वहीं पे जो है वहाँ पे पानी मिला के और उसको यूज करते हैं। ऐसा ओपीसी सीमेंट की तरह नहीं होता है कि हम इसका जो है बाहर से कहीं मसाला बनाएंगे, मोटार बनाएंगे और कंक्रीट बनाएंगे, फिर ले जा करके जहाँ हमें यूज करना होगा हम वहाँ यूज करेंगे। इसमें जो है ऐसा नहीं करते। जहाँ हमें जो है क्विक सेटिंग यूज करना होता है डायरेक्ट वहीं पे जो है मसाला, मोटार, कंक्रीट जो भी बनाना होता है हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। तो फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट जो है ये बिकार्ट ऑपरेटर्स के द्वारा जो है नीडल विथ कॉलर की सहायता से हम करते हैं। और इसके लिए भी जो पानी की मात्रा होती है वो 0.85 पी होती है, यानी कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी का जो है 85% जो है इसके लिए भी जो है पानी की मात्रा होती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। क्वांटिटी ऑफ वाटर, फिर इस पानी को मिला करके ठीक वैसे ही पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट को जो है मोल्ड में भर देते हैं। मोल्ड में भरने के बाद जो है जो कॉलर लगा होता है, नीडल विथ कॉलर होता है, उसको जो है उसके ऊपर छोड़ते हैं। अगर जो है नीडल का निशान पड़ रहा है और कॉलर का निशान नहीं पड़ रहा है तो उस टाइम को जो है हम नोट कर लेते हैं और वही जो है हमारा क्या होता है फाइनल सेटिंग टाइम होता है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे लिया जाता है, और क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो जो है 30 मिनट लिया जाता है। ठीक, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो है पांचवा टेस्ट है। पांचवा टेस्ट, अब इसके लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में जो है हम बात करेंगे साउंडनेस टेस्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं SOUNDNESS, साउंडनेस टेस्ट। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बात करते हैं, ये जो साउंडनेस शब्द है, अगर कहीं भी आपको साउंडनेस नजर आएगा तो अम, इसका मतलब ना आयतन से रिलेटेड होता है। मैंने जो है पिछले लेक्चर में भी बताया है कि साउंडनेस जो होता है वो आयतन से संबंधित होता है। तो साउंडनेस टेस्ट हम इसलिए करते हैं सीमेंट में कि हम देखते हैं कि उसमें जो है फ्री लाइन की मात्रा तो नहीं है। फ्री लाइन, फ्री लाइन बोले तो CaO। तो जब हम सीमेंट बनाते हैं तो हमने शुरू से ही पढ़ा है, सीमेंट बनाते हैं तो पहले वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो चूना पत्थर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसी को पीस करके और इसमें जो है कैलकेरियस मतलब एलुमिना Al2O3, फिर मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, सल्फर, ये सारे जो है कंपोनेंट इसमें मिला करके और हमें इसे हम जो है इसे घुरड़ी भट्टी में जो है पका करके और बाहर जो निकलता है फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है वो क्लिंकर, और इस क्लिंकर को पीस देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सीमेंट बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे
क्या होता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको सीधे ही हम एल्यूमिना मिला देते हैं, इसमें Fe2O3 आयरन ऑक्साइड मिला देते हैं। इसके बाद से मैग्नीशिया और बाकी जो भी हमें कंपोनेंट मिलाना होता है वो डायरेक्टली मिला करके हम सीधे जो है घोड़ी भट्टी में पका के और यहाँ पे जो है क्लिंकर हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो बुझ जाता है और ये CaO में बन कन्वर्ट हो जाता है। और CaO में कन्वर्ट होने के साथ ही जब क्लिंकर बनता है तो इनमें मुख्य रूप से 4 कंपाउंड बनते हैं, C3S, C2S, C3A और इसके बाद से C4AF। तो इसमें जो है C का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये होता है C3CaO SiO2। अगर हम इसकी बात करें तो वैसे ही होता है ये 2CaO SiO2। तो हम जो है सामने टेस्ट इसीलिए करते हैं कि ये जो जैसे कि मान लो यहाँ पे जब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब ये जलेगा, इसका जब कैल्सिनेशन होगा तो वो CaO में कन्वर्ट होगा। तो देखो ऐसा तो नहीं है, अगर वो अच्छी तरीके से इस भट्टी में, इस घुरडी भट्टी में, रोटेटरी किल में अगर ये अच्छे से नहीं पकेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे CaO का जो है रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा। तो CaO, देखो CaO जो है इसके फ्री मॉलिक्यूल जो है वैसे ही रह जाएंगे, समझ रहे हो ना। CaO के जो फ्री मॉलिक्यूल होंगे वो ऐसे ही रह जाएंगे। जैसे मान लो बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल हैं CaO के, फिर Al2O3 के, फिर Fe2O3 के, फिर MgO के, फिर बाकी जो भी हमें मिलाते हैं, Alk मिलाते हैं वो सारे के। तो सारे के जो है थोड़े थोड़े जो है एक निश्चित अनुपात में, जैसे यहाँ पे 3CaO है और SiO2 है, तो इसी तरीके से सारे जो है एक निश्चित अनुपात में मिल करके और यहाँ पे जो है रिएक्शन करके और ये जो है चारों कंपाउंड जो है क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अगर मान लो रिएक्शन सही से नहीं होगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये फ्रीली बचा रह जाएगा और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में आ जाएगा वैसे ही फ्रीली, और हम इसको पीस करके सीमेंट बना लेंगे। तो अगर हम कहीं साइट पे यूज करेंगे और उसमें जो है CaO उपस्थित रहेगा तो क्या होगा, हमने लाइम वाले चैप्टर में देखा था, चूने वाले चैप्टर में, कि जब ये बुझता है तो इसका आयतन जो है ढाई ढाई गुना जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। 2 से 2.5 गुना क्या होता है, इसका आयतन बढ़ जाता है। तो मान लो सीमेंट पे कहीं भी हमने कंक्रीट बना के यूज कर लिया है, सीमेंट का यूज हमने कर लिया है कंक्रीट में या मसाले बना करके दीवार में, तो जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो है CaO जो है फ्री रहेगा, तो इसका आयतन बढ़ेगा वहां पे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 ईंटें हैं और इन्हीं के बीच में मसाला है, तो अगर ये सीमेंट पानी के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रेशन होगा तो इसका आयतन बढ़ेगा। तो आयतन बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या होगा, दरार पड़ जाएगी, समझ रहे हो। आयतन बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पे दरार पड़ जाएगी, क्रैक्स पड़ जाएगी। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में क्रैक्स पड़ रहा है तो वो हमारे लिए सही नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम लोग जो है काहे जो है फ्री लाइम के चक्कर में पड़े हैं, CaO के ही चक्कर में पड़े हैं। फ्री लाइम बोले तो CaO, FR फ्री लाइम बोले तो CaO। तो हम लोग काहे इसी के चक्कर में पड़े हैं, काहे कि ये जो फ्री लाइम होता है और मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशिया के कारण भी इन दोनों के कारण ही क्या होता है, आयतन बढ़ता है, ठीक है ना, वॉल्यूम बढ़ता है। तो अगर ये फ्रीली वैसे के वैसे ही रहेंगे सीमेंट में तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो जो है क्या होगा, वहां पे दरार पड़ेगा। तो इसीलिए जो है हम जब साउंडनेस टेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे जो है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि फ्री लाइम की मात्रा ज्ञात करते हैं, मैग्नीशियम की मात्रा ज्ञात करते हैं, और इसके साथ साथ जो है सल्फेट की मात्रा भी ज्ञात करते हैं। क्योंकि इन तीनों के कारण ही क्या होता है, जो सीमेंट है अगर उसमें ये फ्रीली वैसे के वैसे ही रहेंगे तो सीमेंट का जो आयतन होता है वो बढ़ने लगता है हाइड्रेशन के दौरान, पानी के साथ जो रिएक्शन होगा उसके दौरान, ठीक है। तो इसी वजह से हम जो है CaO, MgO और SO4 इसकी मात्रा जो है हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे साउंडनेस आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो है साउंडनेस रिलेटेड है वॉल्यूम से, ठीक। तो अगर हमारा देखो, अगर हमारा सीमेंट जो है साउंड रहेगा तो ठीक है, साउंड रहेगा साउंड रहेगा तो ठीक है, मतलब कि ये सही है। अगर अन साउंड रहेगा तो वो जो है सही नहीं है, इसमें फ्री लाइन की मात्रा है, ठीक।
तो बहुत सारा चीज़ें जो है मैंने वैसे ही बोल दी जल्दी जल्दी। अब जो है लिखते हैं और इसके बाद से जो है बातें करते हैं। तो सामनेस टेस्ट द्वारा क्या करते हैं, तो पहले लिखते हैं इस टेस्ट इस टेस्ट द्वारा सीमेंट में उपस्थित फ्री इस टेस्ट द्वारा सीमेंट में उपस्थित फ्री लाइम MAGNESIA मैग्नीशिया तथा SULPHER सल्फर की मात्रा ज्ञात करते हैं। या ऐसे हम लिख सकते हैं, साउंडनेस टेस्ट द्वारा जो है हम क्या करते हैं, हाँ, इस टेस्ट द्वारा जो है सीमेंट में उपस्थित फ्री लाइम मैग्नीशिया या सल्फर की मात्रा जो है ज्ञात करते हैं। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो साउंडनेस टेस्ट होता है, साउंडनेस टेस्ट जो है सीमेंट में उपस्थित फ्री लाइम मैग्नीशिया या सल्फर की मात्रा जो है ज्ञात करने के लिए करते हैं। दोनों एक ही बात है। तो देखो यहाँ पे जो है साउंडनेस टेस्ट में जो है फ्री लाइम बोले तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग CaO, ताकि जो है हर चीज क्लियर रहे। मैग्नीशिया बोले तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे एक बात समझ लो, ये जो कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल जो है ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुप है और ये जो है सेकेंड ग्रुप है। तो इसमें जो है हाइड्रोजन, लिथियम और पोटेशियम ये होता है। फिर इसमें जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये होता है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है ना। तो जब एक ही ग्रुप के रहते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लगभग समान रहती है, एक ही जैसी रहती है, वो एक ही जैसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जो है इन दोनों के कारण क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। और ये सल्फर होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो ये जो सल्फर होता है ये ऑक्सीजन के साथ मिल करके SO4 सल्फेट बनाता है और सारे कई कंपाउंड बनाता है। तो इसके कारण भी जो है आयतन बढ़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि फ्री लाइम को ज्ञात करने के लिए अलग मेथड है, मैग्नीशिया को ज्ञात करने के लिए अलग मेथड है और सल्फर को ज्ञात करने के लिए अलग मेथड है। लेकिन IS कोड ने जो है सल्फर के लिए कोई भी मेथड जो है रिकमेंड नहीं किया है, तो हम जो है वो नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ली CHATLIER ली चैटिलियर मेथड द्वारा ली चैटिलियर मेथड द्वारा फ्री लाइन की मात्रा, फ्री लाइन की मात्रा या फ्री लाइन ज्ञात करते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे AUTO ऑटो CLAVE ऑटोक्लेव मेथड, ऑटोक्लेव मेथड द्वारा MAGNESIA मैग्नीशिया की मात्रा ज्ञात
करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ली चैटिलियर मेथड द्वारा जो है हम फ्री लाइम की मात्रा ज्ञात करेंगे और ऑटोक्लेव मेथड द्वारा जो है हम मैग्नीशिया की मात्रा को जो है कैलकुलेट करेंगे। और सल्फर की मात्रा को जो है कैलकुलेट करने के लिए कोई भी टेस्ट जो है रिकमेंड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बस हम लिख लेते हैं SULPHER, सल्फर की मात्रा ज्ञात करने के लिए कोई भी टेस्ट RECOMMENDE रिकमेंडेड नहीं है। यानी कि IS कोड के द्वारा जो है नहीं, ये नहीं बताया गया है कि जो है सल्फर की मात्रा को जो है कैलकुलेट करने के लिए जो है आप कौन सा जो है मेथड का यूज करोगे। तो यहाँ पे जो है याद रखना है इसको, एग्जाम में पूछता है कि ली चैटिलियर मेथड द्वारा जो है हम फ्री लाइम की मात्रा जो है कैलकुलेट करते हैं और ऑटोक्लेव मेथड द्वारा जो है हम मैग्नीशिया की मात्रा ज्ञात करते हैं और सल्फर के लिए जो है कोई भी टेस्ट रिकमेंडेड नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं ली चैटिलियर मेथड के बारे में। ठीक है, ली CHATILER ली चैटिलियर मेथड। तो इसमें जो है ली चैटिलियर मेथड के द्वारा जो है हम फ्री लाइम की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो ली चैटिलियर मेथड में जो है हम ली चैटिलियर अपरेटस का जो है यूज करेंगे। तो इसमें जो हम टेस्ट करने के लिए उपकरण का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं ली चैटिलियर अपरेटस। तो यहाँ पे लिखते हैं यह टेस्ट ली CHATILER ली चैटिलियर APPRATUS apparatus द्वारा करते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है वो जो है ली चैटिलियर apparatus द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो दिख रहा है आपको फिगर, ये क्या है, ली चैटिलियर apparatus है। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ जो है ली चैटिलियर अपरेटस होता है। यहाँ पे ये जो नीचे लगा हुआ है और ये ऊपर लगा हुआ है, ये कांच की प्लेट है। ठीक है, शीशे की प्लेट है और ये जो है नॉन पोरस है, यानी कि इसमें जो है कोई भी दरार और छेद कुछ नहीं है। ये जो है केवल कांच की प्लेट है, समतल है, इसमें कोई भी छेद नहीं है, यानी कि इससे जो है पानी जो है आर पार पास नहीं हो पाएगा। समझ गए। और यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या है, ये है सिलेंडर, सिलेंडर है ये, ब्रास मोल्ड है, इसे हम मोल्ड कहते हैं। ये पीतल का है, ध्यान रखना है। और इस मोल्ड की जो मोटाई है वो 0.5 mm है और इसका जो डायमीटर है वो 30 mm है और इसकी जो हाइट है वो भी क्या है, 30 mm है। तो हाइट और डायमीटर दोनों क्या है, 30 mm है। ठीक है, और ये जो है पीतल का है और इसका जो थिकनेस है, इस वाल की जो थिकनेस है इसकी, ये कितना है, 0.5 mm है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये बीच में से क्या है, कटा हुआ है, मतलब बीच में क्या है, गैप है। पूरा जो है ऐसे जो है पूरा सर्कल नहीं है, ये जो है ऐसे है और बीच में क्या है, गैप है। तो कितना गैप है यहाँ पे, स्प्लिट नॉट मोर देन 0.5 mm। तो इसका जो यहाँ पे गैप रहेगा वो 0.5 mm से अधिक जो है यहाँ पे ये गैप नहीं रहेगा। समझ गए। फिर इसके साथ में जो है यहाँ पे ये लगा हुआ है दो चीजें, एक ये है और एक ये है। इसे हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ये क्या है, इंडिकेटर विथ पॉइंटेड इंड। यहाँ पे ये जो है पॉइंटेड इंड है, यहाँ पे सिरा है इनका, तो इसे हम कहते हैं इंडिकेटर। और इस इंडिकेटर की जो लंबाई है, इस मोल्ड के सेंटर से, इस मोल्ड के सेंटर से यहाँ तक जो है कितनी लंबाई है, 165 mm है। ठीक, तो यहाँ पे जो है एलिवेशन दिखाया गया है और यहाँ पे जो है क्या है, ये प्लान है। तो जो है एलिवेशन और प्लान देखना जो है आप समझ गए होंगे।
तो ये है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान में रखना है सारी चीजें इससे रिलेटेड। पूछ सकता है कि जो ली चैटेलियर अपरेटस जो होता है, इसका मोल्ड जो है किसका बना होता है, तो ब्रास का बना होता है, इसको जो है पीतल कहते हैं, ठीक है। तो पीतल का बना होता है। पूछ सकता है कि मोल्ड की थिकनेस कितनी होती है, 0.5 mm। मोल्ड में जो है कितना गैप रहता है, स्प्लिट रहता है वो 0.5 mm। मोल्ड में जो इंडिकेटर होता है, ली चैटेलियर अपरेटस का जो इंडिकेटर होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 165 mm। मोल्ड का साइज क्या होता है, तो इसकी हाइट जो है 30 mm और डायमीटर भी 30 mm, ठीक। अब जो है हम पढ़ते हैं कि जो है टेस्ट कैसे करते हैं, फ्री लाइम की मात्रा को जो है हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट प्रोसीजर। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, जो सीमेंट होगा जिसका हम टेस्ट करेंगे, तो उसका सबसे पहले हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी या उसी को हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहते हैं, तो पहले जो है वही ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल CO CONSISTENCY नॉर्मल कंसिस्टेंसी P ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम जो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ज्ञात करेंगे, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहते हैं। अब इस नॉर्मल कंसिस्टेंसी के आधार पे जो है हम साउंडनेस टेस्ट करने के लिए या फ्री लाइन की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पानी की मात्रा जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल CONSISTENCY नॉर्मल कंसिस्टेंसी के आधार पर पानी की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी के आधार पे जो है हम पानी की मात्रा ज्ञात करते हैं। पानी की मात्रा कितनी रहती है, तो यहाँ पे लिखते हैं QUANTITY क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना रहेगा, 0.78 P। यानी कि हम फ्री लाइम की मात्रा ज्ञात करने के लिए या साउंडनेस टेस्ट करने के लिए हम लोग जो है पानी की मात्रा कितना रखेंगे, तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी का जो है 78% या बोले तो 0.78 P, ठीक है, 78% या 0.78 P। तो अब हमने क्या किया है कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी ज्ञात कर ली, उसके आधार पे जो है हमें पानी की मात्रा मिल गई है। अब जो है हम क्या करेंगे, टेस्ट के लिए जो है टेस्ट के लिए टेस्ट के लिए बोले तो फ्री लाइम की मात्रा ज्ञात करने के लिए 100 ग्राम CEMENT सीमेंट लेते हैं। तो अब टेस्ट के लिए जो है हम 100 ग्राम जो है सीमेंट को लेंगे। अब सीमेंट को लेने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसमें ये जो क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारा आया है, जो भी पानी की मात्रा आई है, उसको जो है हम क्या करेंगे, सीमेंट में मिलाएंगे। तो यहाँ पे उपरोक्त पानी को सीमेंट में मिलाकर पेस्ट बनाते हैं। तो इस पानी को मिला करके हम क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। अब पेस्ट बना लेंगे तो क्या करेंगे, हम उस पेस्ट को जो हमारा लीच एटेरियर अपरेटस का जो मोल्ड है, उस मोल्ड में भर देंगे। और भरने के बाद जो है उसके दोनों तरफ जो है क्या करेंगे, जो कांच की प्लेट है वो जो है लगा देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखते हैं पेस्ट को ली CHATILIER ली चैटेलियर apparatus में ली चैटेलियर apparatus में भर लेते हैं तथा दोनों तरफ कांच की प्लेट को लगा देते हैं। ठीक, तो इस पेज को जो है आराम से भर लेंगे और भरने के बाद जो है हम दोनों तरफ से जो है कांच की जो प्लेट है उसको जो है लगा देंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है, मान लो कि यही है और इसमें जो है हमने पेस्ट को भर दिया है। अब भरने के बाद से जो है इसके ऊपर जो है ग्लास लग गई है, कांच की प्लेट। अब इसको वैसे ही ऐसे ही उठा करके हम जो है क्या करेंगे, ठंडे वाटर में, नॉर्मल वाटर में, जैसे कि हमारा जो रूम टेम्परेचर रहता है, मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसी टेम्परेचर पे जो है रहता है नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसी टेम्परेचर पे क्या करेंगे, हमारा जो पानी रहेगा उसमें इस पूरे सिस्टम को क्या करेंगे, रख देंगे। कितने देर के लिए, तो 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पूरे ARRENGEMENT अरेंजमेंट को 24 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं। पानी में रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, 24 घंटे बाद जो है 24 घंटे बाद पूरे अरेंजमेंट को निकाल कर इंडिकेटर के बीच का गैप नोट कर लेते हैं। अब जो है 24 घंटे बाद जो है पूरे अरेंजमेंट को निकाल करके, और ये जो इंडिकेटर है, ली चैटेलियर अपरेटस का जो इंडिकेटर है, इसके बीच का जो गैप है इसको जो है हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, कितना नोट है और कितना जो है इसके बीच में गैप है वो हम जो है नोट कर लेंगे। अब नोट करने के बाद करेंगे क्या कि अब ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको जो है फिर से जो है हम पानी में डाल देंगे, और वो पानी कैसा होगा, उबलता हुआ पानी होगा। ठीक है, तो पुनः इसे 3 घंटे के लिए, पुनः इसे 3 घंटे के लिए BOILED बॉइल्ड वाटर में रख देते हैं। ठीक है, अब 3 घंटा हो जाएगा तो उस पूरे अरेंजमेंट को निकाल के 3 घंटे बाद 3 घंटे बाद APPRATUS apparatus को निकाल कर तथा उसे ठंडा करके
इंडिकेटर इंडिकेटर तो इंडिकेटर के बीच गैप को नोट कर लेते हैं। तो अब देखो हमने क्या किया, पहले जो है मोल्ड में ली चैटेलियर अपरेटस के जो है मोल्ड में सीमेंट का जो हमने पेस्ट बनाया उसे भर के 24 घंटे के लिए नॉर्मल वाटर में रखा। ठीक है, फिर 24 घंटे बाद निकाल के और इस इंडिकेटर जो भी गैप था वो हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया कि इस पूरे अरेंजमेंट को 3 घंटे के लिए उबलते हुए पानी में रख दिया। अब उबलते हुए पानी में रखने के बाद जो है 3 घंटे बाद फिर से जो है हमने उसे बाहर निकाला और इनके बीच का जो है गैप जो है क्या किया, नोट कर लिया। तो हमने जो है 2 बार जो है इनके बीच का जो है गैप नोट किया है। ठीक है, अब इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है, गैप का जो डिफरेंस है, समझ रहे हो ना, पहली बार और दूसरी बार जो भी हमने गैप को नोट किया है, इस दोनों बारी में जो गैप का डिफरेंस है, अगर यही डिफरेंस अगर एक सीमा से अगर बाहर चला जाएगा तो हम जो है तभी कहेंगे कि सीमेंट जो है क्या है, साउंड है या अनसाउंड है। तो हम जो है कब कहेंगे, और इनके बीच का जो गैप है वो कितना सीमित किया गया है वो पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो दोनों ही स्थितियों दोनों ही स्थितियों में इंडिकेटर के बीच दोनों ही स्थितियों में इंडिकेटर के बीच का दोनों ही स्थितियों में इंडिकेटर के बीच प्राप्त दूरियों का अंतर निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना, तो यहाँ पे लिखते हैं सीमेंट और यहाँ पे लिखते हैं गैप। तो अगर ओपीसी सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पीपीसी सीमेंट और आरएचसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अगर ये 4 प्रकार के हैं सीमेंट, तो इनके जो पहली और दूसरी स्थिति में जो इंडिकेटर के बीच में जो दूरियों का अंतर है वो जो है 10 mm से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर जो है इन इंडिकेटर के बीच की जो दूरियों का अंतर है अगर वो 10 mm से कम है या 10 mm तक है, तो उस सीमेंट को कहेंगे कि ये सीमेंट जो है क्या है, साउंड सीमेंट है, साउंड। अगर इस दूरियों का अंतर जो है, इन यहाँ पे जो सीमेंट लिखा है मैंने इन सीमेंट के लिए, अगर इन दूरियों का अंतर जो है 10 mm से ज्यादा हो जाता है, 12 mm, 13 mm, 15 mm, तब हम जो है उस सीमेंट को कहेंगे क्या, अनसाउंड सीमेंट कहेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें हाई एल्यूमिना सीमेंट और सुपर सल्फेट सीमेंट, तो इसके लिए जो है इन दूरियों का जो अंतर है वो 5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसको जो है क्या करना है, याद करना है। ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो साउंडनेस टेस्ट में हमने ये पढ़ लिया कि ली चैटेलियर ऑपरेटस द्वारा जो है फ्री लाइन की मात्रा जो है कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो फ्री लाइन की मात्रा के द्वारा जनरली हम यही देखते हैं, यहाँ पे सीमा जो है निर्धारित की गई है। तो अगर जो है दूरियों का अंतर जो है 10 mm से कम है
तो इसका मतलब है कि जो है सीमेंट में फ्री लाइम की मात्रा तो है, लेकिन एक सीमा के अंदर है। तो अगर एक सीमा के अंदर है तो वो जो है चल जाएगा। लेकिन अगर 10 mm से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो सीमेंट है उसमें फ्री लाइम की मात्रा जो है ज्यादा है। तो अगर ज्यादा रहेगा तो वहां पे जब हम मसाला बनाएंगे या जो भी कंक्रीट बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वाटर, और वाटर अगर रहेगा तो अगर CaO जो है फ्री लाइम की मात्रा ज्यादा रहेगी तो ये H2O से रिएक्शन करके CaOH ट्वाइस बना लेगा। और इसका आयतन जो है जब CaO से जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो इसका आयतन से जो है 2 से 2.5 गुना जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि क्रैक्स जो है पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा या सुना होगा कि अगर हम एक बोतल रहता है उसमें पूरा जो है पानी भर देते हैं, या प्लास्टिक का बोतल जो भी रहता है उसमें पूरा पानी भर देते हैं और ढक्कन भर के उसे जब बर्फ जमा देते हैं तो क्या होता है, पानी रहता है तो उसका आयतन कम रहता है, जब वो बर्फ बनने लगता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो ढक्कन या तो फट जाता है, खुल के निकल जाता है, या बोतल जो भी होता है वो फट जाता है। तो ऐसा है कुछ जो है जहाँ पे हम कंक्रीट यूज करेंगे वहां पे होगा। अगर आयतन बढ़ेगा तो वैसा ही जो है कुछ होगा, दरारें पड़ने लगेंगी। फैलेगा तो है ही, आयतन बढ़ेगा तो फैलेगा, उसे फैलने के लिए जगह चाहिए, तो वहां पे जो है दिक्कत आएगी। अब हम बात करते हैं ऑटोक्लेव मेथड की। अब मैग्नीशिया की मात्रा ज्ञात करने के लिए जो है ऑटोक्लेव मेथड का जो है यूज किया जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो दूसरे नंबर पे बात करते हैं ऑटोक्लेव मेथड। तो ऑटोक्लेव मेथड जो है किस लिए यूज किया जाता है, तो ये जो है मैग्नीशिया की मात्रा जो है ज्ञात करने के लिए किया जाता है, हमने शुरू में ही पढ़ा है। अब इसमें क्या हम करते हैं कि 25 × 25 × 250 mm साइज की बीम बना लेते हैं। तो जो पानी की मात्रा थी, अब यहाँ पे जो है पानी की मात्रा जो है लिखा नहीं गया है, तो शायद हम वही पानी की मात्रा जो 0.785 है, साउंडनेस टेस्ट के लिए ही तो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पानी की मात्रा है 0.785 ही पानी की मात्रा लेंगे, और इसके द्वारा जो हम पेस्ट बनाएंगे उस पेस्ट के द्वारा जो है क्या करेंगे, 25 × 25 × 250, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शन है और ये जो इसकी लंबाई है, ये जो है कितनी है, 250 mm है, और ये ऊंचाई और ये चौड़ाई कितना है, 25 mm है, ठीक है, 25 mm। तो इस साइज की हम क्या करते हैं, बीम बना लेते हैं, ठीक है। और बीम बनाने के बाद जो है क्या करते हैं, इसे हम 24 घंटे के लिए खुले वातावरण में छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बीम बना देता हूँ। अरे बन गया। ये क्या है, बीम है, ठीक है ना। इसका जो डायमेंशन है वो 250 mm है, और ये 25 mm है, और ये 25 mm है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसे 24 आवर, 24 घंटे, 24 घंटे के लिए वातावरण में छोड़ देते हैं। अब बीम बनाने के बाद जो है 24 घंटे के लिए वातावरण में छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या करते हैं, अब 24 घंटे बीत जाएगा तो उसका जो है डायमेंशन जो है नोट कर लेते हैं। 24 घंटे बाद बीम का
DIMENSION डायमेंशन नोट कर लेते हैं। तो हमने जो है बीम बनाई है वो जो है 25 × 25 और इंटू जो है 250 mm की जो है बीम बनाई है। अब बीम हमने तो अपने एक साइज की निश्चित साइज की तुरंत बना दी। अब इसे हम क्या करेंगे कि वैसे ही हम छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए। तो क्या होगा कि अगर इसमें मैग्नीशियम की मात्रा रहेगी तो वो जो है पानी के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसका होगा क्या, आयतन बढ़ेगा। तो 24 घंटे बाद जो है हम इसका फिर से जो है डायमेंशन नोट करेंगे कि अब जो है इसका डायमेंशन जो है कितना है। तो 24 घंटे बाद जो है हमने डायमेंशन को नोट कर लिया है। तो मान लो ये क्या होगा, पहला डायमेंशन होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस बीम को जो है हम ऑटोक्लेव ऑपरेटस में रख के और एक निश्चित प्रेशर पर जो है क्या करेंगे, हम स्टीम स्टीम को जो है भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सैंपल को ऑटोक्लेव ऑपरेटस में रखकर ऑटोक्लेव ऑपरेटस में रखकर एक निश्चित प्रेशर पर स्टीम क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक। तो एक निश्चित प्रेशर पे जो है हम उसमें क्या करेंगे, स्टीम भेजेंगे। तो इसमें हुआ क्या, देखो यहाँ पे जो है इसको हमने खुला वातावरण में छोड़ दिया था। तो वहां पे जो है क्या था, टेम्परेचर जो है वातावरण का टेम्परेचर था। लेकिन हम जब इसे ऑटोक्लेव ऑपरेटस में रख के और वहां पे भाप भेज रहे हैं, तो अब समझ जाओ कि जो स्टीम होता है उसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ही होता है। तो अब ये क्या करेगा, वहां पे जो है इस भाप के कारण जो है एक तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसका डायमेंशन जो है फिर से चेंज होगा। यानी कि जो है ये अगर अच्छे से वहां पे रिएक्शन नहीं हो पाया था, तो उस ऑपरेटस में ऑटोक्लेव ऑपरेटस में रखने के बाद जो है इसका जो है पानी के साथ जो है रिएक्शन जो है अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो जब पानी के साथ अच्छी तरीके से रिएक्शन हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि CaO ही है, तो वो जो है खुले वातावरण में हम रखेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर पानी के साथ जो है अच्छे से रिएक्शन नहीं हो पाया है, तो अगर हम गर्म पानी में डालते हैं, तो ये जो है इसके साथ जो है पूरी तरीके से रिएक्शन कर लेगा। जितने भी सारे कंपाउंड रहेंगे CaO के, तो वो जो है पूरी तरीके से रिएक्शन कर लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो MgO के जो कंपाउंड रहेंगे, वो जो है पूरी तरीके से रिएक्शन कर लेंगे। तो अब जितना भी सारा कंपाउंड था वो रिएक्शन कर लेगा। अब रिएक्शन कर लेगा तो जितना आयतन बढ़ना था वो जो है क्या होगा, आयतन उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है इस ऑटोक्लेव ऑपरेटस में रखने के बाद से जो है स्टीम भेजते हैं, और उसके बाद से हम क्या करते हैं, उसे निकाल करके और फिर से जो है ये जो बीम है उसका हम जो है डायमेंशन को नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टेस्ट के बाद सैंपल के टेस्ट के बाद सैंपल के किसी भी डायमेंशन में होने डायमेंशन में वाले होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को नोट कर लेते हैं। तो टेस्ट के बाद जो है सैंपल के किसी भी डायमेंशन में होने वाले परसेंटेज चेंज को जो है नोट कर लेते हैं। और
अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो उसके लिए जो एक्सपेंशन का मान है वो 0.8% से नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं जो है आपको ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स को जो है दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये है। इस भाई गड़बड़ हो रहा है। तो ये है भाई ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है बाहर से जो है ये कुछ ऐसा दिखता है और अंदर से जो है ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे क्या है, ये बीम जो है हमने जो बीम बनाई है 25x25x250 की, वो जो है ये बीम ऐसे कुछ रख दी जाती है, ऐसे बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे प्रेशर को जो है मेंटेन रखा जाता है और टेम्परेचर को, और टेस्टिंग के बाद जो है हम जो है निकाल लेते हैं। तो टेस्टिंग के बाद क्या होता है कि इसका जो है डायमेंशन जो है, अगर हमने एक यहाँ पे डायमेंशन नोट नोट किया था और एक टेस्टिंग के बाद जो है डायमेंशन को नोट करेंगे, और दोनों ही स्थितियों में अगर डायमेंशन में कुछ अंतर रहता है, दोनों ही स्थितियों में अगर डायमेंशन में अंतर रहता है, तो जो है हम वहां से जो है डिफाइन करते हैं कि ये जो है इसमें मैग्नीशिया की मात्रा है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन का मान लिख लेंगे नोट करके। नोट EXPENSION एक्सपेंशन फॉर OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो जो है इसके जो डायमेंशन में जो परिवर्तन है वो 0.8%, 0.8% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो इसका डायमेंशन है उसमें परसेंटेज चेंज जो है 0.8% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखो कई बार जो है नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाएंगे कई लोग, तो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे पहली बार हमने जो डायमेंशन नोट किया तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, ये पहली बार हमने नोट किया। फिर इसके बाद से दूसरी बार यहाँ पे हमने डायमेंशन नोट किया तो ये कुछ और आ जाएगा। तो देखो पहली बार की तुलना में जो दूसरी बार जो डायमेंशन होगा, क्योंकि हम जो है यहाँ पे भाप को प्रवाहित कर रहे हैं, स्टीम को, तो यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन ज्यादा होगा। तो दूसरी वाली में से पहली हम घटा देंगे तो कितना इसका डायमेंशन बढ़ा है, कितना डायमेंशन बढ़ा है वो हमें पता चल जाएगा। और जो ओरिजिनल वाला डायमेंशन था उससे हम भाग दे देंगे, ओरिजिनल वाले डायमेंशन से, ओरिजिनल वाले डायमेंशन से भाग दे देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया तो जैसे हम लोगों का हाई स्कूल में, जैसे मान लो कि मेरा जो है हाई स्कूल में 420 नंबर है और टोटल पेपर था मेरा 600 का। ठीक है, तो हमें 420 नंबर मिला, ये पहला डायमेंशन हो गया। टोटल पेपर था 600 नंबर का, ये दूसरा दूसरा डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, 600 में से 420 जो है घटा के और 600 से भाग देके इंटू 100 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है कितना जो है ये 600 कितना जो है 420 से ज्यादा है, ये जो है हमें परसेंटेज मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो चार 600 जो है 420 से कितना ज्यादा है, ये जो है हमें परसेंटेज मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे करना है, ये जो बड़ा है उसमें से ये वाला घटा देना है, तो कितना है वो पता चल जाएगा। और हमें जो है ओरिजिनल के तुलना में निकालना है, तो ओरिजिनल से भाग देके इंटू 100 कर देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो उसके लिए ये जो डायमेंशन है वो 0.8% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साउंडनेस टेस्ट हो गया है। अब जो है 50 मिनट हो ही गए हैं, तो अब इस लेक्चर को जो है यहीं पे रहने देते हैं। इसके आगे जो है दूसरा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।
मतलब इसके आगे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा टेस्ट है वो जो है कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो जो है आप पूछ सकते हो, या अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है बिल्डिंग मटेरियल में उसमें कोई भी दिक्कत हो तो जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों मित्रों को जो है बताइएगा जरूर। और मिलते हैं हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।